चलो बेटा, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा। 2016 में उसकी ज्वाइनिंग 22,000 पे हो रही है बेटा। उसके बाद हर साल उसका 400 क्या लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है। अगर मुझे उसकी सैलरी देखनी है तो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 के टाइम पीरियड के बीच में देखूंगा। तो इसके दो सेट बनेंगे बेटा, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019। ठीक है जी। 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की जो हमारी सैलरी रहेगी वो 23,200 रुपये रहेगी बेटा। तो ये रहेगी 23,200 इंटू 9। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो 20,880। और उसके अलावा जो 3 मंथ बच गए, 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020, तो वो रहेगी 23,600 इंटू 3। तो ये आएगा हमारे पास 70800 प्लस 208800। चलो जी, तो जो हमारी बेसिक सैलरी बनेगी बेटा, जो बेसिक सैलरी बनेगी 208800 प्लस 70800, ये आ जाएगी 279600। ठीक है बेटा। इसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वो 50% डीए है सैलरी का। तो जो डीए है उसका वो 50% किसका है, सैलरी का। तो इसका 50% जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 139,800। इसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि एक एंटरटेनमेंट अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दे रहे हैं उसे, एंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा हम 15,000 पर मंथ है। तो 15,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 1,80,000। इसके बाद उसे HRA मिल रहा है, HRA। चलो ये हम लास्ट में वर्किंग नोट में करते हैं। इसके अलावा उसे एक मोटर कार भी, इसके अलावा उसे एक स्वीपर, कुक और गार्डनर तीनों दिए गए हैं। स्वीपर, कुक एंड गार्डनर तीनों दिए गए हैं। तीनों की जो अमाउंट बनती है 200 इंटू 12 इंटू 3, इसलिए कर रहे हैं कि तीनों का इकट्ठा हम अमाउंट निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास 7,200 सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि जो कंपनी है वो उसे 2 मोटर कार दे रही है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। द कार यूज इन पर्सनल यूज आल्सो। द कंपनी बियर द एक्सपेंस फॉर ओनली ऑफिस यूज। द कॉस्ट ऑफ द लार्ज कार 6 lakh and small car 3 lakh. The expenses related to car are 80,000 and 60,000। तो बेटा ध्यान से देखना, करना क्या है हमने। अब उसके पास 2 कार है बेटा। तो हमने क्या कहा था कि अगर उसके पास 2 कार होंगी तो उसमें से हम एक कार को हम क्या मानेंगे, पर्सनल,
तो एक कार तो मैंने उसकी क्या मान ली, पर्सनल मान ली, और एक कार को मैंने मिक्स्ड यूज मान लिया। क्लियर। अब एक कार उसके पास लार्ज है और एक कार उसके पास क्या है, स्मॉल कार है। ठीक है, हम दोनों ऑप्शन लेते हैं। मैं पहले लार्ज कार को पर्सनल मान लेता हूं और जो स्मॉल कार है उसे मैं मिक्स यूज के लिए मान लेता हूं। दो ऑप्शन हो सकते हैं। उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सी कार पर्सनल के लिए यूज हो रही है और कौन सी मिक्स काम के लिए। तो मैं दोनों ऑप्शन चूज करके देखता हूं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में मैंने लार्ज कार को पर्सनल माना और मिक्स कार और स्मॉल कार को मैंने क्या मान लिया, मिक्स मान लिया। ठीक है बेटा। तो जो कार मैं पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो लार्ज कार का जो कॉस्ट है वो कितनी है, 6 लाख। ठीक है जी। और उसके एक्सपेंस कितने हैं, 80,000। चलो जी, इसके बाद चलो जी, तो जो लार्ज कार है मैं उसे पर्सनल काम के लिए मान रहा हूं। तो जिस कार को सिर्फ और सिर्फ हम पर्सनल कार के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है बेटा, जितनी कॉस्ट होती है, एक तो उसका 10% डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। कॉस्ट का कितना परसेंट, 10% हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन, प्लस उसका एक्सपेंस। तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो 60,000 ये हो गया और 80,000 ये हो गया। तो दोनों का टोटल हो गया 1,40,000। दूसरी तरफ जो स्मॉल कार है उसका मिक्स यूज हो रहा है, यानी कि वो बिजनेस के लिए भी मान रहे हैं और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी, सॉरी पर्सनल पर्पस के लिए भी हम मान रहे हैं। तो इसमें मैं ट्रीटमेंट दिखाता हूं बेटा आपको, कौन सा यूज करेंगे हम, ऑप्शन अभी क्लियर कर रहा हूं। ये देखो बेटा, ये मिक्स यूज है बेटा। ठीक है, बोथ एक्सपेंसेस borne by the employer या प्राइवेट एक्सपेंसेस borne by the employee, इन दोनों में से अब मुझे चूज करना है। मैंने क्या माना, मुझे नहीं पता कौन सी कार पर्सनल के लिए यूज हो रही है और कौन सी मिक्स के लिए। हाँ ये श्योर है कि अगर मेरे पास दो कार हैं तो एक पर्सनल मानूंगा और एक मिक्स यूज में मानूंगा। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ये लिया कि लार्ज कार को पर्सनल मान लिया और स्मॉल कार को मैंने क्या मान लिया, मिक्स मान लिया। तो जिसे मैंने पर्सनल मान लिया उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 10% डेप्रिसिएशन और बाकी उसका एक्सपेंस 1,40,000। अब स्मॉल कार को मिक्स मान रहा हूं, मिक्स मान रहा हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि दोनों ही एक्सपेंस इंप्लॉयर बियर कर रहा है या सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंस इंप्लॉयर बियर कर रहा है। तो बेटा इसमें एक लाइन बड़ी क्लियर दी हुई है मुझे, द कंपनी बियर द एक्सपेंसेस फॉर ओनली ऑफिस यूज। इसका मतलब ये है कि जो उसके प्राइवेट एक्सपेंस हैं वो खुद इंप्लॉय बियर कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ। मिक्स यूज में ये वाला ऑप्शन मेरे पास सिलेक्ट हुआ, तो 600 हो गया ये। तो यहां पे क्या करूंगा, 600 इंटू 12, 7200। एक ऑप्शन तो ये बन गया मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है देखते हैं हम, क्योंकि दोनों में से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूं। चलो जी, फिर मैं लिख देता हूं पर्सनल एंड मिक्स। चलो जी, अब इधर स्मॉल कार कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इधर हम स्मॉल कार को पर्सनल ले लेते हैं और जो लार्ज कार है उसे मैं मिक्स में ले लेता हूं। ठीक है, तो स्मॉल कार का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वही इसकी कॉस्ट देखते हैं। स्मॉल कार की जो कॉस्ट है वो 3 लाख है और जो इसका एक्सपेंस है वो मेरे पास 60,000 है। तो ट्रीटमेंट जैसे ऊपर किया था वही होना है। तो ट्रीटमेंट बनेगा 30,000 प्लस
60,000 इक्वल टू 90,000। और इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा? लार्ज कार है, मिक्स यूज हो रहा है, बट सिर्फ ऑफिस के खर्चे कंपनी बियर कर रही है, तो पर्सनल खर्चे ऑटोमेटिकली कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉई। तो 900 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 900 इंटू 12 करता हूं तो यहां पर मेरा आंसर आ जाता है 10,800। तो बेटा यहां देखते हैं ध्यान से कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूं तो मेरी बेसिक सैलरी में 1,47,200 ऐड होगा। 1,47,200 क्यों? क्योंकि 1,40,000 ये ऐड हो जाएगा, प्लस 7,200 ये ऐड हो जाएगा, और इनका टोटल करते हैं तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूं तो 90,000 प्लस 10800, तो मेरे पास तकरीबन जो अमाउंट आएगी 1,00800 आएगी। तो बेटा कौन ऐसा पर्सन होगा कि वो ज्यादा इनकम दिखाकर ज्यादा टैक्स भरना चाहेगा? तो मैं इन दोनों में से ये जो डार्क वाला ऑप्शन है ये चूज करूंगा। यानी पर्सनल काम के लिए किसको रखूंगा? स्मॉल कार को, और मिक्स काम के लिए किसको रखूंगा? लार्ज कार को, ताकि मुझे कम से कम क्या करने पड़े? एक्सपेंस बियर करने पड़े। तो यहाँ पे जो मैं कार का एक्सपेंस दिखाऊंगा सबको समझ आ गया होगा बेटा। 90,000 प्लस 10,800, 1,00800। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये क्लियर नहीं है कि किसे मैंने पर्सनल मानना है और किसे मिक्स, तो मैं इसका बेनिफिट उठाऊंगा और मैं इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को चूज कर जाऊंगा। इस क्वेश्चन का मेन समझने वाला पॉइंट ही यही था कि अगर दो कारें आती हैं तो किस कार को या किस ऑप्शन को आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। इसके अलावा कहता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में 8.33%। तो 12% से कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको एग्जम्प्ट मान लेंगे। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेरे ख्याल से आप इतने क्वेश्चंस में कर चुके हैं, यहाँ पर लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट में पॉइंट आता है कि कंपनी ने उसकी तरफ से इनकम टैक्स पे कर दिया है कितना? 50,000। तो ये 50,000 उसका था क्योंकि सैलरी वो कमा रहा है, और कंपनी उसकी तरफ से क्या पे कर रही है? टैक्स पे कर रही है। तो इसलिए ये 50,000 हम उसकी सैलरी में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हमारे पास HRA का ऑप्शन देखना है मुझे बस, और कोई ऑप्शन नहीं देखना। HRA 3 ऑप्शन है इसके लिए। मेरे ख्याल से HRA आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ पे दोबारा से उतार देता हूँ बस पॉइंट, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। सॉल्व आप खुद कर लेना HRA। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या पुट करना है कि मैं कितना रेंट पे कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे रेंट जो पे कर रहा हूँ 8,000 रुपये पर मंथ है, तो 96,000 ये हो जाएगा। अगर हम HRA की बात करें तो 3,200 इंटू 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूं तो सैलरी के लिए मुझे बेसिक सैलरी, DA DP वगैरह चाहिए, तो बेसिक सैलरी 279,600 आ जाएगा। ये सैलरी हो जाएगी। बाकी आगे आपने बेटा वो सारा पुट कर लेना है अपने हिसाब से, और इसके अंदर आपकी HRA की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ पूछना तो बोलो बेटा, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करा रहा हूँ आपको। तो इसमें मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो मैं बताऊंगा आपको। देखो सैलरी उसने कितनी दी हुई है? 15,000 रुपये पर मंथ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी सैलरी आ जाएगी। DA 1,250 दिया है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे
एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 दिया है, तो इसको 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इसके बाद उसने ईपीएफ की बात करी है कि कितना मिल रहा है मुझे, 24,000 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरी तरफ से ईपीएफ कितना जमा हो रहा है बेटा, 24,000 ईपीएफ जमा हो रहा है। तो 12% देखेंगे कि ये 12% से ज़्यादा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो सैलरी है मेरी सैलरी 15,000 है, 15,000 को मैं 12 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। मेरा आंसर आ जाएगा 1,80,000 और मैं इसका 12% निकाल दूंगा। तो जो मैं 12% जब इसका निकालूंगा बेटा 1,80,000 का इंटू 12 डिवाइड में 100, तो 21,600 रुपये आएगा। ठीक है। जबकि डिपॉजिट कितना हो रहा है, 24,000, तो 21,600 इसमें से लेस कर देंगे, बाकी जो भी आपका बचेगा अमाउंट 2,400 रुपये, ये मेरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा और बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे ख्याल से पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा जो इसमें समझाने वाला था। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट मेरे पास आ रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट 9.5% है, ये एग्जम्प्ट रहेगा। सिटी कंपनसेशन अलाउंस टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस तो बेटा हमेशा ही क्या होता है, टैक्सेबल होता है। क्लियर, याद रखना। हाँ, मेडिकल एक्सपेंस होता तो हम रूल्स चेक करते। इसके बाद एच पॉइंट जो है वो मेरा उसका है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो सैलरी का हम 7.5% ले लेंगे। और लास्ट में एक स्वीपर और सर्वेंट है, ये भी क्या होंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 26 में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आप ना कर सको। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपके साथ कल सॉल्व करवाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलो जी देखते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बताने वाला है आपको वैसे तो। चलो जी, सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, 30,000। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 500 इंटू 12, 6,000 आ जाएगा। सॉरी, गलत पढ़, नहीं ठीक है। इसके अलावा डीए है 7,000 इंटू 12, 84,000। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। इसके अलावा मुझे एक स्वीपर, गार्डनर एंड सर्वेंट दिया गया है। स्वीपर प्लस सर्वेंट प्लस गार्डनर। ठीक है जी, तीनों के बड़े सिंपल तरीके से 300 इंटू 12 इंटू 3, 10,800 रुपये बन जाएंगे बेटा इनके। ये सीधे हम यहाँ पे दिखा देते हैं, 10,800 रुपये। इसके अलावा कहता है फ्री रेफ्रिजरेटर मिल रहा है मुझे यूज़ करने के लिए। ध्यान से, जो भी एसेट मिलती है, जैसे फर्नीचर मिला था पीछे एक पॉइंट में, तो उसका 10% लिया था। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मिल रहा है मुझे, तो कितना रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, 5,000 का। तो 5,000 का 10% के हिसाब से हम कितना ले लेंगे, 500 रुपये ले लेंगे। कोई भी एसेट मिलती है तो उसका 10% डेप्रिशिएशन या जो भी कॉस्ट है वो हमें दिखानी है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस और वो सारे हैं, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। गैस के कितने रहेंगे, गैस इलेक्ट्रिसिटी के 2,000। इसके अलावा एक मेरी एनुअल मेंबरशिप फीस पे करी है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी।
कितनी 2400 रुपये। इसके अलावा अब देखते हैं कि मुझे एक कार प्रोवाइड करवाई गई है, इसका दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ड्राइवर कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो स्मॉल कार है बेटा, तो याद ही है 1800 रुपये है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया? मिक्स यूज है और दोनों एक्सपेंस कौन बियर कर रही है, कंपनी। तो 1800 रुपये सिलेक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो कार है 1800 प्लस 900, ठीक है जी। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी और इसको इनटू किससे कर देंगे, 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये चार्जेस आ जाएंगे 32,400। नेक्स्ट, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना बेटा। मैंने आपको एक एजुकेशन फैसिलिटी बताया था कि अगर 1,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा आ जाता है तो सारा टैक्सेबल होगा। अगर 1,000 से कम आएगा तो सारा ही क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, वो एम्प्लॉयर का एक स्कूल है और उसमें पूरे साल का खर्चा कितना है, 3,600 रुपये साल का है। तो अगर मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो 300 रुपये पर मंथ ही बना बेटा। तो 1,000 रुपये से कम है, या तो सारा ही एग्जम्प्ट होगा या सारा ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो पर मंथ ये 300 रुपये ही बना। तो 1,000 से कम है तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद बेटा मुझे उसने एक कार दी कि आप जाके हॉलीडे बना के आओ शिमला में जाके। तो उसके जो एक्सपेंस थे कितने थे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो हॉलीडे के कितने हो जाएंगे, हॉलीडे के मुझे 6,000 रुपये खर्च हुए मेरी फैमिली के ऊपर, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। उसने मुझे शेयर भी दे दिए अपनी कंपनी के। क्या दे दिए बेटा, शेयर। उसने 100 शेयर दिए हैं। कितने शेयर दिए हैं, 100। और एक शेयर, हाँ बोलो सर, ये दोबारा रिपीट कर एजुकेशन वाला। बेटा। एजुकेशन में क्या है, एक तो एजुकेशन अलाउंस होता है जो चाइल्ड का मिलता है, 100 रुपये पर बच्चा, 2 बच्चों तक मैक्सिमम, वो अलाउंस होता है। अलाउंस में क्या है, एक फिक्स अमाउंट आपकी पॉकेट में डाल दी जाती है। बट यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो कंपनी के द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है और उसमें उसका बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको फ्री फैसिलिटी दी गई है एजुकेशन की। तो इसका एक रूल होता है कि अगर 1,000 रुपये से ज्यादा है तो सारा ही टैक्सेबल होगा। अगर 1,000 से कम है तो सारा ही क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। क्लियर? तो 1,000 रुपया पर मंथ है तो 3,600 रुपये साल का लिखा हुआ है बेटा। अगर इसको मैं 12 से डिवाइड भी कर दूंगा तो 300 रुपये पर मंथ हुआ और 1,000 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। तो 1,000 से तो ये कम ही हो गया ना बेटा। तो सारा का सारा ही हमने क्या मान लिया, एग्जम्प्ट मान लिया। पॉइंट क्लियर है? ओके सर। अब बेटा जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं वो मुझे 100 रुपये का दे रहा है और एक्चुअल में उसका मार्केट रेट कितना है, 350। तो 250 रुपये का मुझे पर शेयर फायदा हो रहा है। तो ये मुझे जानबूझ के कम दिया जा रहा है। तो ये 25,000 रुपये मेरी सैलरी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है मेरी जो बेसिक सैलरी है वो है 15,000 रुपये पर मंथ। ये 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, डीए को 12,000 से गुना 12 कर लोगे, सिटी कंपनसेशन 2400 गुना 12 कर लोगे, एक एचआरए है और एक रेम्यूनेशन एज एग्जामिनर है। बेटा पहले तो रेम्यूनेशन एज एग्जामिनर को अंडरलाइन करो अगर आपके पास बुक है तो। कर लिया? बेटा मैंने आपको पहले दिन एक चीज समझाई थी बेटा कि
सैलरी हेड में अगर मैं कोई इनकम टैक्सेबल करना चाहता हूं तो पे करने वाले और रिसीव करने वाले में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। किसका रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। बट यहां पर जो मुझे रेम्युनेशन मिल रहा है वो एग्जामिनर का मिल रहा है। जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, ठीक है, यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन की ड्यूटीज आ गई, तो मैं तो जो एम्प्लॉई हूं शाह सतनाम जी बॉयज कॉलेज का हूं, जबकि CDLU ने एज ए एग्जामिनर मुझे ड्यूटी भेजी है और वो ड्यूटी करने में चला गया और उससे मुझे कुछ इनकम हुई, रेम्युनेशन मिला, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉई तो शाह सतनाम जी बॉयज कॉलेज का हूं, ना कि CDLU का। तो CDLU से जो मुझे इनकम हो रही है वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है। तो याद रखना बेटा, जो ये 28th क्वेश्चन में रेम्युनेशन एज एग्जामिनर आया हुआ है ये अदर सोर्स हेड में होगा, यहां पर इसको हम नहीं दिखाएंगे। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो और लिख दो कि सैलरी हेड में इसे हम शो नहीं करेंगे, हम इसे एक और हेड है आगे पढ़ेंगे अदर सोर्स हेड, वहां पर क्या करेंगे, इसे शो करेंगे। पॉइंट याद रहेगा इस क्वेश्चन में। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में 8% जमा हो रहा है तो 12% से कम है, इसलिए उसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे, ठीक है। उसने क्या किया था, एक स्कूटर था उसके पास जिसको वो पर्सनल पर्पस के लिए और कॉलेज के काम के लिए यूज करता था और टीचिंग पर्पस के लिए तो कार का देखते हैं, स्कूटर का कोई रोल नहीं है। कहता है वो एक हाउस में रहता था, उसका किराया था, ठीक है। कॉलेज ने 2000 रुपये उसके स्पेंट किए हैं, द कॉलेज स्पेंट 2000 फॉर द पर्पज इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट क्लास फेयर टू एंड फ्रॉम, सेमिनार फीस एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। एक सेमिनार होता है, ये कॉलेज का एक रूटीन वर्क होता है बेटा, इसके ऊपर कॉलेज ही स्पेंड करता है, तो इसका उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसका उसको सैलरी में हम कोई ऐड नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो बेसिक सैलरी 15,000 इंटू 12, DA 12,000 इंटू 12, सिटी कंपनसेशन अलाउंस 2400 आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस में आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा क्योंकि पीछे कई क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, तो वही पुराने तरीके से आप निकालोगे। रेम्युनेशन एज एग्जामिनर आप नहीं दिखाओगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी या सॉरी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी आप यहाँ पे नहीं शो करोगे। इसके अलावा उसने 2000 रुपये जो उसने सेमिनार के खर्च किए हैं और बुक्स के खर्च किए हैं, उन दोनों का उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये दोनों अमाउंट भी आप यहाँ पे शो नहीं करोगे। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 चीजें शो होंगी, सैलरी, DA, सिटी कंपनसेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस सॉल्व करके देख लेंगे, जितनी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो 4 ही चीजें आप यहाँ पे क्या करोगे, शो करोगे। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन। अब मैं आपके पास क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बेटा, और करूं या पोता इतने? एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। कहता है मिस्टर एक्स हु इज रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ नेपाल गवर्नमेंट स्टार्टेड सर्विस इन ए प्राइवेट फर्म एट मेरठ। वो कोई किसी और देश यानी कि नेपाल में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होके आया था और अब वो इंडिया में एज ए प्राइवेट क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। चलो जी आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। कहता है सैलरी, कहता है उसे सैलरी क्या मिल रही है, 15,000 रुपये पर मंथ क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ही रिसीव्ड ऑन मंथली सैलरी इन नेपाल वाइल ऑन लीव। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, उसे सैलरी मिल रही है टोटल पूरे साल में 12 महीने की सैलरी होती है बेटा,
11 महीने की सैलरी तो उसे कहाँ मिली, इंडिया में, और 1 महीने की सैलरी उस जो वो लीव पे था नेपाल में रिसीव करी। इसका हमारे क्वेश्चन से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है तो एम्प्लॉय वो इंडिया का ही और उसे सैलरी भी मिल रही है, तो यहाँ पे इस 1 महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ 15,000 इंटू 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 1,80,000। ये जो आपको 1 मंथ दिया है ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि वो 1 महीने के लिए जब वो नेपाल में था तो उसने वहां पर क्या करी, सैलरी रिसीव करी। एक्चुअल में वो है तो इंडिया का एम्प्लॉय और सैलरी भी कहाँ एक्रूड हो रही है, इंडिया में एक्रूड हो रही है, तो वो उसको टैक्सेबल वहां पर हो जाएगा। इसके अलावा उसे एक प्लानिंग अलाउंस मिल रहा है। प्लानिंग अलाउंस मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ है तो साल का 12,000 हो जाएगा। इसके अलावा उसे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। अगर एक्सपेंस होता तो चेक करते कि ये एक्सपेंस उसने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में किया है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया है या कहाँ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 12,000 रुपये है तो ये सीधा टैक्सेबल होता है, इसके लिए कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे कितना मिल रहा है देखते हैं। उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो इसको हम सीधा 6,000 लिख देते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा उसे और क्या मिल रहा है देखते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर, ट्रैवलिंग अलाउंस बेटा अगर वो ट्रैवलिंग अलाउंस वो किसी ऐसी ट्रैवल कंपनी में होता कि उसको ट्रैवलिंग कंपनी में होता फिर तो हम 70% वाला और वो रूल लगाते। यहाँ पे कहीं पर ये नहीं लिखा कि वो ट्रैवलिंग कंपनी में है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, उसे टूर के लिए मिल रहा है। टूर के लिए मिल रहा है तो बिजनेस पर्पस के लिए मिल रहा है, तो ये एग्जम्प्ट होगा। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है कि पेंशन फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट। बेटा जो उसे नेपाल गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, सबसे पहले तो ये बताओ कि नेपाल इंडिया में है क्या, अलग कंट्री है? तो नेपाल जो है वो एक अलग कंट्री है, ना कि वो इंडिया का पार्ट है। तो जो ये पेंशन उसे नेपाल गवर्नमेंट से मिल रही है तो इसका काम तो नेपाल गवर्नमेंट देखेगी, हम थोड़ी देखेंगे। तो ये चीज जो भी टैक्सेबल होगी या कुछ भी होगा वो इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेपाल गवर्नमेंट देखे कि इस पे टैक्स लगाना है या नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद ए फर्निश हाउस फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 5,000 पर मंथ बट 1,000 डिडक्ट फ्रॉम हिज सैलरी। इसके अलावा उसे एक 40,000 रुपए का क्या मिल रहा है, एक फर्नीचर भी मिल रहा है। तो ये कौन सा हो गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला पॉइंट हो गया। और इसका खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो रेंट पे लेके कर रहा है तो 15% वाला रूल लगेगा बेटा। देखो लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉयर ने हाउस लिया है और एम्प्लॉयर इसके लिए 5,000 रुपये पर मंथ क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। तो इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन का कौन सा पॉइंट लगेगा, इफ एम्प्लॉयर हायर वाला लगेगा बेटा, ये वाला पॉइंट। इफ हायर बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या पे कर रहा है, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह वर्ड क्या आएगा, एम्प्लॉयर। किसने हायर किया है, एम्प्लॉयर ने हायर किया और वो उसका क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। तो 15% इसका लेना है। बेसिक सैलरी 1,80,000 प्लस सभी टैक्सेबल अलाउंस लेने हैं, तो प्लानिंग अलाउंस हो गया 12,000 प्लस मेडिकल अलाउंस 12,000 हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 हो गया। तो इन सब का 15% हम लेंगे तो ये आ जाएगा 31,000
31,500 आ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एम्प्लॉय से हम कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं, पहले भी कई क्वेश्चंस में है, तो वो हम लेस कर देते हैं, तो 1,000 उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, तो वो 12,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 31,500 माइनस में 12,000, 19,500 आ जाएगी। प्लस फर्नीचर 40,000 का है, तो 10% जो कॉस्ट है फर्नीचर की जरूर ऐड हो जाएगी यहाँ पे, तो 23,500 हम यहाँ पे दिखा देंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन का। 23,500 हम यहाँ पर दिखा देंगे। आगे कहता है वो रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम बात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। तो ये सारा ही क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। हमने सिर्फ कौन सा दिखाना होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दिखाना होता है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। बस इसको जोड़ लेना और आपका अमाउंट क्या कर देना, लेस कर देना। कर लोगे बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आप घर पे बैठ के ट्राई करना। 30th मत करना बेटा, 30th क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा क्योंकि इसमें 1-2 एक्स्ट्रा अलाउंस आए हुए हैं। तो 29 तक आपने इसके क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व